आज बजट सत्र की शुरुआत के पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विपक्ष के उन सांसदों पर जोरदार निशाना साधा जो अक्सर सदन में हंगामा करते रहते हैं। इसलिए प्रधानमंत्री ने उन्हें हुड़दंगी कहा। पीएम मोदी ने कहा, ऐसे सांसद लोकतंत्र का चीरहरण करते हैं। जिनको आदतन हुड़दंग करने का स्वभाव बन गया है, जो आदतन लोकतांत्रिक मूल्यों का चीरहरण करते हैं, ऐसे सभी माननीय सांसद आज जब आखिरी सत्र में मिल रहे हैं तब जरूर आत्मनिरीक्षण करेंगे। प्रधानमंत्री ने कहा कि शोरगुल करने वाले सांसदों का नाम खुद उनके संसदीय क्षेत्र के लोगों को भी याद नहीं होगा। 10 साल में उन्होंने जो किया, अपने संसदीय क्षेत्र में भी 100 लोगों को पूछ ले, किसी को याद नहीं होगा, किसी को नाम भी पता नहीं होगा जिन्होंने इतना हुड़दंग हो हल्ला किया होगा। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि सिर्फ हुड़दंग शरारतपूर्ण व्यवहार करने वाले सांसदों को शायद ही कोई याद करेगा। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि संसद में सरकार की नीतियों की आलोचना सार्थक चर्चा के जरिए होनी चाहिए, इसलिए प्रधानमंत्री मोदी ने विपक्ष को नसीहत भी दी कि हंगामा करने वाले सांसद इस बजट सत्र में पश्चाताप करें। ये बजट सत्र अवसर है, पश्चाताप का भी अवसर है, कुछ अच्छे फुटप्रिंट छोड़ने का भी अवसर है। तो मैं ऐसे सभी माननीय सांसदों से आग्रह करूंगा कि आप इस अवसर को जाने मत दीजिए। बजट सत्र से पहले पीएम मोदी का अलग ही रूप नजर आया। उन्होंने भाषण की शुरुआत और अंत राम राम से की। आप सभी को 2024 के वर्ष का राम राम। ये यात्रा जनता जनार्दन के आशीर्वाद से निरंतर बनी रहेगी। इसी विश्वास के साथ फिर आप सभी को मेरा राम राम। विपक्ष के सांसदों को आदतन हुड़दंगी बताने पर विपक्ष ने भी पीएम मोदी पर पलटवार किया। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने पीएम मोदी पर निशाना साधा और तंज करने के लहजे में आरोप लगाया कि सरकार खुद संविधान का पालन नहीं कर रही है। बहुत डिसिप्लिन्ड आदमी है, रूल्स फॉलो करते हैं, संविधान फॉलो करते हैं, उनकी सलाह मानना चाहिए। वहीं उद्धव ठाकरे की पार्टी ने पीएम को आत्मचिंतन की सलाह दे डाली। 10 साल में वो भी थोड़ा आत्मचिंतन करें कि कितनी बार देश के प्रधानमंत्री ने संसद की गरिमा बढ़ाकर संसद में भागीदारी ली है। मणिपुर हो या जीएस, बाकी सारे मुद्दे हों, अडानी का मुद्दा हो, पेगासस का मुद्दा हो, किसी पे प्रधानमंत्री मोदी जी ने चुप्पी नहीं तोड़ी और न ही उन्होंने ये ठीक समझा कि वो पार्लियामेंट में आए भी। विपक्ष ने आरोप लगाया कि सरकार संसद में उनके उठाए मुद्दों पर जवाब नहीं देती। संसद के बजट सत्र की शुरुआत राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के अभिभाषण से हुई। राष्ट्रपति ने मोदी सरकार की 10 सालों की उपलब्धियां गिनाई। उनके भाषण में तालियां सबसे ज्यादा तब बजी जब उन्होंने राम मंदिर निर्माण का जिक्र किया। इसके बाद पीएम मोदी सहित सत्ता पक्ष की तरफ से जोरदार तालियां बजी। राम मंदिर के निर्माण की आकांक्षा सदियों से थी, आज ये सोच हो चुका है। राष्ट्रपति ने कहा कि देश में धार्मिक स्थलों पर पर्यटन तेजी से बढ़ रहा है। बीते एक वर्ष में 8.5 करोड़ लोग काशी गए हैं। 5 करोड़ से अधिक लोगों ने महाकाल के दर्शन किए हैं। अयोध्या धाम में ही प्राण प्रतिष्ठा के बाद 5 दिनों में ही 13 लाख श्रद्धालु दर्शन कर चुके हैं। अपने भाषण में राष्ट्रपति मुर्मू ने एक बार और राम मंदिर का जिक्र किया और सदन में दोबारा जोरदार तालियां बजी। सदियों की प्रतीक्षा के बाद अयोध्या में रामलला अपने भव्य मंदिर में विराजमान। देश के सबसे अमीर मंदिरों में से एक आंध्र प्रदेश के तिरुपति मंदिर का प्रबंधन संभालने वाले तिरुमला तिरुपति देवस्थानम ने 5,000 करोड़ सालाना बजट को मंजूरी दी है। मंदिर ट्रस्ट के मुताबिक वित्त वर्ष 2024-25 के लिए 5,142 करोड़ रुपए के बजट को मंजूरी दी गई है। बजट में तिरुपति मंदिर को हुंडी से
1611 करोड़ रुपए की आय होने का अनुमान लगाया गया है। मंदिर की आय का दूसरा बड़ा जरिया निवेश और बैंकों से मिलने वाला ब्याज है। अनुमान है कि अगले साल मंदिर ट्रस्ट को ब्याज के तौर पर 1167 करोड़ रुपए की कमाई होगी। साथ ही मंदिर में प्रसाद बिक्री से 600 करोड़ रुपए और भक्तों के दर्शन से 338 करोड़ कमाई का अनुमान है। खर्च की बात करें तो सबसे अधिक 1733 करोड़ रुपए मंदिर के पुजारियों और कर्मचारियों के वेतन पर खर्च होंगे। वहीं जरूरी सामान, कॉर्पस और अन्य चीजों पर 1500 करोड़ रुपए खर्च होने का अनुमान है। मंदिर से जुड़े इंजीनियरिंग और पूंजीगत कार्यों पर 350 करोड़ रुपए और मंदिर के रखरखाव पर 190 करोड़ रुपए खर्च होने का अनुमान है। साथ ही 222 करोड़ रुपए का बजट हिंदू धर्म के प्रचार और अन्य कार्यों के लिए तय किया गया है। बजट सत्र से पहले आईएमएफ ने विकास दर की रिपोर्ट जारी की। आईएमएफ ने भारत की अर्थव्यवस्था पर बड़ा दावा किया है। आईएमएफ के मुताबिक आने वाले 2 साल में भारत की अर्थव्यवस्था मजबूत बनी रहेगी। 2024 और 2025 में भारत की विकास दर 6.5% रहने का अनुमान है। भारत के साथ कनाडा की संसद में भी राम नाम की गूंज सुनाई दी। कनाडा की संसद में भारतीय मूल के सांसद चंद्र आर्य ने राम मंदिर का जिक्र किया और अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा को विश्व के सबसे पुराने धर्म के लिए गौरव का पल बताया। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने बीजापुर सुकमा सीमा पर नक्सली हमले में शहीद हुए जवानों को श्रद्धांजलि दी। जगदलपुर में सीएम ने बलिदानी जवानों के पार्थिव शरीर पर पुष्पांजलि अर्पित की और कहा कि ये शहादत व्यर्थ नहीं जाने देंगे। फ्लाइट के दौरान भारतीय क्रिकेटर मयंक अग्रवाल की तबीयत बिगड़ने के मामले में एयरलाइंस के खिलाफ केस दर्ज किया गया है। बताया गया कि मयंक अग्रवाल कल अगरतला से दिल्ली आ रहे थे, तभी उन्होंने सीट पर रखी बोतल का पानी पी लिया। पानी पीते ही उनकी तबीयत बिगड़ गई। अगरतला के एक अस्पताल में भर्ती मयंक की हालत अभी ठीक है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने लोकसभा चुनाव से पहले अपने यू टर्न लेने की वजह गिनाई। उन्होंने कहा कि इंडिया गठबंधन सिर्फ नाम का गठबंधन बनकर रह गया है। नीतीश कुमार ने गठबंधन के नाम पर भी आपत्ति जताई थी, लेकिन उनकी एक नहीं सुनी गई। आप तो बोल दिए थे कि नाम ठीक नहीं है, तब तक कर दिया तो हम कहा ठीक है। अब बाद में हालत देख न लिए। नीतीश कुमार ने आरोप लगाया कि काफी कोशिशों के बाद भी सीट शेयरिंग पर साथी दलों के बीच सहमति नहीं बन पाई। हम तो कितना कोशिश कर रहे थे, एक काम करवे नहीं किया, एक काम नहीं कर रहा था। आज तक तय किया कि कौन पार्टी कितना लड़ेगी, कुछ नहीं। इतना ही नहीं, उन्होंने एक बार फिर स्पष्ट किया कि वो अब पुराने साथी यानी बीजेपी के साथ आ गए हैं और वो अब हमेशा उनके साथ ही रहेंगे। चंडीगढ़ मेयर चुनाव में धांधली के आरोपों पर दाखिल याचिका पर आज पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट में सुनवाई हुई, जिसमें कोर्ट ने फिलहाल याचिकाकर्ता को कोई भी राहत देने से इनकार किया और 3 हफ्ते बाद सुनवाई की अगली तारीख दी। आम आदमी पार्टी की तरफ से मेयर चुनाव के प्रत्याशी कुलदीप कुमार ने चुनाव में धांधली का आरोप लगाते हुए याचिका में इस बात की मांग की थी कि चुने गए मेयर के काम करने पर रोक लगाई जाए और चुनाव को रद्द किया जाए, लेकिन हाईकोर्ट ने इससे इनकार कर दिया और 3 हफ्ते के अंदर चंडीगढ़ प्रशासन सहित अन्य प्रतिवादियों को नोटिस जारी कर जवाब मांगा। सारे आरोप निराधार हैं। कोर्ट ने उनका संज्ञान नहीं लिया है। अभी कार्य ना करने दें नए मेयर को या उसके ऊपर रोक लगा दे, कोर्ट ने उसको नहीं माना और कोर्ट ने उनकी बातों पर तवज्जो ना करते हुए 3 हफ्ते का समय हमें दिया है रिप्लाई फाइल करने के लिए। वहीं याचिकाकर्ता की तरफ से पीठासीन अधिकारी पर 8 वोटों को अयोग्य ठहराने पर धांधली का आरोप लगाया गया। कोर्ट की डायरेक्शंस के अंडर वीडियोग्राफी हुई थी, उसको रिकॉर्ड पे रखा गया है और कोर्ट ने कहा है कि एक बार इनका रिस्पांस लेते हैं रिटर्न में और उसके बाद वीडियोग्राफी को भी एग्जामिन किया जाए। कोर्ट के आदेश के बाद बीजेपी के मनोज सोनकर फिलहाल मेयर बने रहेंगे। इस बीच पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने कहा है कि मेयर चुनाव में हुई धांधली के खिलाफ आम आदमी पार्टी और कांग्रेस सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। ग्रेटर नोएडा में बनने वाली दुनिया की सबसे बड़ी फिल्म सिटी के काम ने अब रफ्तार पकड़ ली है। यमुना एक्सप्रेसवे विकास प्राधिकरण के मुताबिक फिल्म निर्माता बोनी कपूर और भूटानी ग्रुप मिलकर नोएडा इंटरनेशनल फिल्म सिटी बनाएंगे। बोनी कपूर की कंपनी बेव्यू और भूटानी ग्रुप ने सबसे ऊंची बोली लगाकर फिल्म सिटी की बिड हासिल कर ली है। यमुना एक्सप्रेसवे पर बनने वाली फिल्म सिटी के लिए 4 कंपनियों ने बोली लगाई थी। टेंडर पानी की होड़ में बोनी कपूर के अलावा टी सीरीज, अक्षय कुमार और केसी बोकाडिया जैसे नाम शामिल थे। बेव्यू और भूटानी ग्रुप ने फिल्म सिटी से मिलने वाले रेवेन्यू का 18% हिस्सा सरकार को देने का प्रस्ताव दिया है। बिडिंग की शर्तों में एक शर्त यह भी है कि अगर फिल्म सिटी बनाने में देरी हुई तो 10 लाख रुपए रोजाना के हिसाब से हर्जाना देना होगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का ड्रीम प्रोजेक्ट मानी जा रही फिल्म सिटी यमुना एक्सप्रेसवे पर 1000 एकड़ में बनाई जाएगी और इसे बनाने पर 10,000 करोड़ रुपए की लागत आएगी। पहले चरण में 230 एकड़ जमीन पर फिल्म सिटी विकसित की जाएगी, जिस पर 1510 करोड़ रुपए की लागत आएगी। शर्तों के मुताबिक फिल्म सिटी बनाने वाली कंपनी को 90 साल के लिए इसका लाइसेंस दिया जाएगा।
Zee News.